नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान विस्तार जीएस में। तो देखिए साथियों, हम लोग बिहार स्पेशल के अंतर्गत हम लोग बिहार का भूगोल देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बिहार का भौतिक विभाजन को पिछले वीडियो में देख लिया था। आज का हमारा टॉपिक है बिहार के जलवायु। देखिए साथियों, आपको ज्ञान विस्तार जीएस चैनल पर आपको कॉन्सेप्ट विथ क्लियरिटी देखने को मिलेगा। यहाँ पर रटाया नहीं जाता है। आपको ये भी बताया जाएगा कि किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर। तो चलिए साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर के। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जलवायु किसे कहते हैं। सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि मौसम देखिए कि भारत में मौसम 3 प्रकार की पाई जाती हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और मानसून ऋतु, जो कि हर साल बदलते रहती है। लेकिन जलवायु है जो कि यह दीर्घकालिक प्रभाव है, यह बहुत लंबे समय के बाद परिवर्तन इसमें होता है। वही यहाँ कहा जा रहा है कि किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। और जो बिहार की जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। जो बिहार की जलवायु क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इसका कारण है कि देखिए कि बिहार जो है विषुवत रेखा के उत्तर में पाया जाता है लगभग, और कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। इस कारण से इसे बिहार को उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु के अंतर्गत रखा गया है। यह जो जलवायु है विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। जलवायु जो है बहुत सारी कारकों से प्रभावित होती है। बिहार में जो जलवायु है इसको प्रभावित और निर्धारित करने वाले प्रमुख कारण हैं, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है कि इसकी अक्षांशीय स्थिति उपोष्ण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे कि देख लेते हैं अक्षांशीय स्थिति। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा हो गया, पूरा वर्ल्ड का मैप हो गया। इसके अंदर हमारा ये भारत का क्षेत्र है, पूरा भारत हो गया। और यहाँ जो है बिहार है, मान लेते हैं बिहार है। और जो है कर्क रेखा जो है भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। और जो बिहार है कर्क रेखा के जस्ट ऊपर है। इस वजह से इसे उपोष्ण ना देखिए, बिहार जो है ना तो शीत क्षेत्र पे आता है, ना तो पूरी तरह से उष्ण क्षेत्र में आता है, लगभग बीचों बीच में पाया जाता है। इस कारण से इसे उपोष्ण क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। बिहार को उपोष्ण क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, यही कारण है। और बिहार जो है उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति पाया जाता है। बिहार के जस्ट ऊपर नेपाल है, वहाँ पे हिमालय पर्वत की उपस्थिति है, जिस कारण से वहाँ से शीत मौसम भी प्राप्त हो जाता है। और यह जो बिहार है बंगाल की खाड़ी से दूरी जिसका नज़दीक है, जैसे कि यह बिहार है, इसके जस्ट बगल में बंगाल है, और बंगाल के जस्ट बगल में बे ऑफ बंगाल है। तो लगभग नज़दीक ही है बिहार से बंगाल की खाड़ी। ये इससे भी या इसकी जलवायु प्रभावित होती है। और चावाच वहाँ के जो पर्वत पहाड़ हैं उसके कारण भी बिहार की जलवायु प्रभावित होती है। और मानसून का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि बे ऑफ बंगाल वाला मानसून इधर से जाता है बिहार में बंगाल के बाद। और ग्रीष्म हवाएं और इत्यादि, जो ग्रीष्म हवाएं हैं गर्मी के मौसम में बिहार में जो लू आती है, लू के नाम से जाना जाता है, वो ग्रीष्म हवाएं होती हैं, उनसे भी बिहार की जलवायु प्रभावित होती है। अब देख लेते हैं कि बिहार की जो जलवायु है उसको कई भूगोलवेत्ता ने अपने अपने प्रकार से उसको बांटने का प्रयास किए हैं और उसके संकेत भी दिए हैं। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा कोपेन का बार बार एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, कि कोपेन के अनुसार बिहार का जलवायु क्या है। तो इसका संकेत होता है CWG। उत्तरी बिहार को मुख्य रूप से बांटने का प्रयास किए थे, इसका संकेतक है CWG। और दक्षिणी बिहार को AW में बांटा गया। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है CWG। और टिवार्था उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रख सकते हैं। इसने उत्तरी बिहार को CAW में बांटा है और दक्षिणी बिहार को AW में बांटा है। और थर्ड का थोड़ा याद रख सकते हैं कि उत्तरी पश्चिमी और संकीर्ण क्षेत्र को CBW में बांटा है और शेष बिहार को CAW में। तो आपको ये ध्यान में रखना है CAW। और थोड़ा कोपेन वाला याद रखिएगा CWG। यहाँ से भर भर के PIQ क्वेश्चन बने हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बिहार के ऋतुओं के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। बिहार में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। पहला है ग्रीष्म ऋतु, दूसरा है वर्षा ऋतु और तीसरा है शीत ऋतु। पहला ग्रीष्म ऋतु हो गया, दूसरा वर्षा ऋतु और तीसरा शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के बारे में हम लोग समझते हैं, जैसे कि जब सूर्य का उत्तरायण होता है, जैसे कि मैप हो गया ये, वर्ल्ड मैप हो गया ये,
बीचों बीच से विषुवतीय क्षेत्र यहाँ से गुजरता है, विषुवत रेखा। जब सूर्य का उत्तरायण होता है, मतलब इधर नॉर्थ साइड हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। जब सूर्य, मान लेते सन ये है, जब सूर्य का इधर उत्तरायण होता है तो बिहार भारत का इलाका पड़ता है इधर, यहाँ बिहार में भी ग्रीष्म ऋतु का आगमन होने लगता है जब सूर्य इधर से इधर जाता है। जब सूर्य का दक्षिणायन होगा तो सूर्य इस पार्ट से, इस भाग से, नॉर्थ गोलार्ध से साउथ गोलार्ध में आएंगे तो शीत ऋतु आएंगे। तो वही यहाँ कहने का प्रयास किया जा रहा है कि जब सूर्य के उत्तरायण होने की स्थिति होती है तो भारत समेत बिहार में भी तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है और वायुदाब में कमी आने लगती है, जिसके कारण यहाँ मार्च से मई जून तक यह स्थिति बनी रहती है ग्रीष्म ऋतु का। मार्च से इसका पीरियड कब तक रहता है? मार्च से मई जून तक। उसके बाद वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है मई जून के बाद, जून जुलाई से। इस मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में, इस मौसम में जो है ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती है, इस हवा को हम लोग लू कहते हैं। इस हवा को क्या कहा जाता है? तो लू कहा जाता है। इस मौसम में तापमान जो है लगभग 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और बिहार का जो है सबसे गर्म स्थान गया है। क्या है? गया, जो कि लगभग 47 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि बिहार का सबसे ठंडा स्थान कौन है? तो गया ही होगा, क्योंकि जो ऊष्मा का सबसे ज़्यादा उत्सर्जक होता है वही ऊष्मा का सबसे ज़्यादा अवशोषक भी होता है। इस वजह से गया जो है सबसे गर्म स्थान भी है बिहार का, और गया सबसे ठंडा स्थान भी है बिहार का। मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण यहाँ वर्षा होती है, जिसे इस वर्षा को नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी नाम से जाना जाता है। मानसून जब आती है भारत में, बिहार में, उसके पूर्व उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल समेत बिहार को भी प्रभावित करती है, जिसके कारण बिहार में वर्षा होती है। और इस वर्षा को हम लोग नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने के बाद वर्षा ऋतु आती है, जो कि इसका पीरियड रहता है मध्य जून से अक्टूबर के मध्य तक। उसके बाद शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। वर्षा ऋतु के नाम से जाना जाता है इस पीरियड को। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून से हो जाता है। कब से हो जाता है? मध्य जून से हो जाता है। बिहार में जुलाई और अगस्त में सबसे अधिक वर्षा होती है। जुलाई एवं अगस्त में सबसे अधिक वर्षा होती है। बिहार में जो है औसत वर्षा कितना होती है? तो 112 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा बिहार में होती है। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, किस जिले में होती है? तो किशनगंज का इलाका पड़ता है, किशनगंज जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो यहाँ से आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वन लाइनर के रूप में या तो स्टेटमेंट में, कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में या किस जिले में होती है? तो किशनगंज में। और कितना होती है? तो बिहार में औसत वर्षा तो 112 सेंटीमीटर लगभग होती है। देखिए, किशनगंज में होने का कारण भी है सर्वाधिक वर्षा, क्योंकि यह बे ऑफ बंगाल से लगभग नज़दीक दूरी है इसका, किशनगंज का। इस कारण से वहाँ सर्वाधिक वर्षा, और ये शिवालिक से भी सटा हुआ इलाका है, जिस कारण से अवरोध के कारण यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है किशनगंज के इलाके में। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो अरवल जिला में। सबसे कम वर्षा अरवल जिला में। अरवल बता दें आप, पटना क्षेत्र के लगभग सटा हुआ इलाका है, सटा हुआ जिला है अरवल जिला, जो कि बिहार का सबसे नवीनतम जिला भी है अरवल जिला। यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। आगे देखते हैं हम लोग कि बिहार में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। जो है बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है? तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, क्योंकि बिहार जो है बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक नज़दीक है। इस कारण से बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा बिहार में होती है। बिहार में उत्तरी भाग जो है सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। बिहार का जो है उत्तरी भाग सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। इसका कारण है, देखिए, हम लोग पहले बिहार का मैप बनाते हैं। देखिए, ये हमारा बिहार का मैप हो गया। देखिए, ये इधर वेस्ट बंगाल पड़ता है, इधर बे ऑफ बंगाल पड़ता है। अब जब बे ऑफ बंगाल का जब मानसून वेस्ट बंगाल से जब बिहार की ओर चलता है, तो यहाँ पे इसको इधर का नेपाल के इलाके क्षेत्र में पहाड़ी इलाका पड़ता है, जो मानसून को अवरुद्ध करता है, मानसून को उधर जाने से रोकता है, जिस कारण से जो वर्षा होती है इस इलाके में
सर्वाधिक वर्षा यहाँ पे करा जाती है। कौन? बंगाल की शाखा का मानसून। इस वजह से जो बिहार का उत्तरी क्षेत्र है वह सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। अब हम लोग शीत ऋतु के बारे में समझ लेते हैं। शीत ऋतु देखिए, जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है तो शीत ऋतु का प्रारंभ होता है। यह मध्य अक्टूबर से लगभग फरवरी तक चलता है। मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु आरंभ हो जाती है। जब मानसून का लौट जाता है अक्टूबर नवंबर में तो शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह में सर्वाधिक ठंडक पड़ता है और सर्वाधिक ठंडा जिला गया है, जो कि हमने आपको बताया था पहले। दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाले दिसंबर और जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात, कौन सा चक्रवात? शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार, पश्चिमी और मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है। यह जो है रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। यह जो वर्षा होती है ठंडे दिनों में होती है। आपको समझा दें कि भूमध्य सागर कहाँ है तो आपको समझने में आसानी होगा। देखिए, सबसे पहले हम इमेज बनाते हैं। मान लेते हैं यह वर्ल्ड का मैप है, वर्ल्ड है, और ये विषुवतीय रेखा है, विषुवत रेखा है, और हमारा भारत लगभग यहाँ पे पड़ता है। और विषुवतीय क्षेत्र जो है इस इलाके में पड़ता है। यहाँ पे भूमध्य सागर यहाँ पे पड़ता है। जब यहाँ से शीतोष्ण चक्रवात उत्पन्न होता है तो वो अपने साथ नमी भी, यहाँ पे भूमध्य सागर है तो अपने साथ नमी भी लेकर चलता है। और जो नमी धीरे धीरे पृथ्वी जो है इस वजह से इस प्रकार से घूमती है पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर, जिस वजह से यह इस प्रकार से गमन करती है। और यह भारत में उत्तरी क्षेत्र जो है बिहार, दिल्ली और पश्चिमी, और बिहार का जो है पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र, वहाँ पे ये हल्की फुल्की ठंडे के दिनों में वर्षा कराती है। इस कारण से जो ठंडी में जो आप लोग वर्षा देखते होंगे वह भूमध्य सागर के कारण, विषुवत क्षेत्र के कारण जो वर्षा होती है। तो ठंडे के दिनों में जो वर्षा होती है किसके कारण होती है? तो भूमध्य सागर के कारण होती है। हल्की वर्षा होती है या रबी के फसल के लाभदायक होती है, गेहूं के लिए। और अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। जो ठंडी होती है बिहार में वह रबी के फसल के लिए लाभदायक ही होती है। अब हम लोग देख लेते हैं बिहार को कृषि जलवायु क्षेत्र में कितने भागों में बांटा गया है। बिहार का कृषि जलवायु क्षेत्र, बिहार का जो कृषि जलवायु क्षेत्र है इसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला जो है जोन 1, जोन 2 और जोन 3 के अंतर्गत 2 भाग आते हैं, ए और बी। तो पहला हम लोग देख लेते हैं जोन 1 के अंतर्गत कौन सा इलाका आता है। तो यह उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है, पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र आता है। यह जोन 1 के अंतर्गत आता है। यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। जो जोन 1 में है यहाँ जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है, तथा यह क्षेत्र जो है खाद्यान्न उत्पादन के लिए फेमस है। इस क्षेत्र में जो है गन्ना के उत्पादन सबसे अधिक होता है। गन्ना का उत्पादन यहाँ पे सबसे अधिक होता है। गोपालगंज का इलाका देख लेते हैं आप लोग, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान, यह जो है उत्तर प्रदेश से जो सटा हुआ जिला है ना, वह गन्ना के उत्पादन के लिए सर्वाधिक फेमस इलाका है। इसको जोन 1 में रखा गया। अब जोन 2 में देख लेते हैं किसको रखा गया है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को, बिहार के जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है ये, इसको जोन 2 के अंतर्गत रखा गया है। इस क्षेत्र में खाद्यान्न फसलों के साथ साथ, इस क्षेत्र जो है जोन 2, खाद्यान्न फसलों के साथ साथ वर्षा आधारित फसलों की भी प्रधानता है, क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है। इस वजह से यहाँ वर्षा आधारित फसलों की भी प्रधानता है, जैसे कि मक्का, चाय में आप लोग जानते होंगे सर्वाधिक वर्षा की ज़रूरत पड़ती है। जूट का उत्पादन इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से किया जाता है। मक्का, चाय और जूट याद रख सकते हैं। जूट सर्वाधिक रूप से पूर्णिया का इलाका में उत्पादन किया जाता है। चाय जो है आपका किशनगंज में हो गया। मक्का भी कटिहार वगैरह इलाका में इसका उत्पादन प्रमुख तौर पे किया जाता है। आपसे यहाँ आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मक्का का उत्पादन प्रमुख रूप से किस इलाके में किया जाता है, तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में प्रमुख से इसका उत्पादन होता है। अब जोन 3 में बात कर लेते हैं। तो जोन 3 के अंदर 2 पार्टों में इसको विभाजित किया गया है, ए और बी। ये देख लेते हैं हम लोग। इसको दक्षिणी पूर्व भागों में दर्शाता है। यह जो है जोन 3 का ये दक्षिणी पूर्वी भाग को दर्शाता है बिहार का। इस क्षेत्र में वर्षा की कमी पड़ती है। आप लोग जानते होंगे कि बिहार का जो दक्षिणी भाग है वो सूखा से ग्रसित होता है। इस कारण इसका है कि वहाँ पे वर्षा कम होता है।
वर्षा की कमी के कारण यहाँ खाद्यान्न फसलों की जगह मोटे अनाज की प्रधानता दी गई है। इस जगह जो है दक्षिणी पूर्वी भाग, यहाँ पे मोटे अनाज का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। अब जोन 3 का बी के अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं। यह जो है दक्षिणी पश्चिमी भाग पड़ता है। दक्षिणी पश्चिमी भाग रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद का क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत। इस क्षेत्र में जो है नदियाँ, एक प्रमुख नदी है सोन नदी। इसमें बांध बनाकर एक सिंचाई नहर प्रणाली विकसित किया गया है। इसके कारण यहाँ खाद्यान्न फसलों का उत्पादन बहुत होता है। जैसे कि चावल और गेहूँ का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो रोहतास में होता है। चावल और गेहूँ सबसे ज़्यादा उत्पादन किस जिले में होता है बिहार का, तो रोहतास में होता है। इसका कारण है कि यहाँ पे डेहरी ऑनसोन सोन नदी पर बांध बनाया गया है। यहाँ से नहर निकालकर इस क्षेत्र में सिंचाई का कार्य किया गया है, जिसके कारण यहाँ पे चावल और गेहूँ का उत्पादन बहुत ही मात्रा में होता है। देखिए वही जो हम लोग ऊपर समझे हैं उसी को यहाँ पे इमेज के माध्यम से समझाया गया है। तो आपको इमेज के माध्यम से ज़्यादा बातें याद रखनी है ताकि आपको इमेजिनेशन करने में एग्जाम के टाइम सहूलियत हो। तो आपको देखिए जोन 1 इसको बांटा गया है जोन 1 के अंतर्गत। तो जोन 1 के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है, या जो है बिहार का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत। और यहाँ जो है गन्ना उत्पादक क्षेत्र या ज़्यादा है, और खाद्यान्न फसल भी उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। जैसे कि पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, पूर्वी चंपारण, यहाँ पे प्रमुख रूप से गन्ना का उत्पादन किया जाता है। अब जोन 2 के अंतर्गत आता है हमारा उत्तरी पूर्वी बिहार का जो उत्तरी पूर्वी इलाका है, वो जोन 2 के अंतर्गत आता है। यह जो क्षेत्र है वर्षा आधारित खाद्यान्न का उत्पादन करता है, और जो यहाँ से सिंचाई आती है उस प्रकार से भी यहाँ खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है। प्रमुख रूप से यहाँ पे चाय और जूट और मक्का का उत्पादन किया जाता है जोन 2 के अंतर्गत। और जोन 3 में 3 भागों में विभाजित किया गया। जोन 3 में जो बिहार का दक्षिणी इलाका है इसको विभाजित किया गया है, और इसके अंतर्गत भी जोन 1 में यह इलाका को बिहार का जो पड़ता है दक्षिणी पश्चिमी भाग, उस इलाकों को जोन 3A के अंतर्गत रखा गया है। इस क्षेत्र में जो है वर्षा की कमी पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पे मोटे अनाज और अन्य खाद्यान्न उत्पादन किया जाता है। मोटे अनाज में आप लोग को पता होगा कि यहाँ पानी इस फसल को पानी की कम ज़रूरत पड़ती है, इस कारण से यहाँ पे मोटे अनाज का उत्पादन किया जाता है। अब जोन 3 के उसके पार्ट बी के अंतर्गत रखा गया है जो बिहार का दक्षिणी पश्चिमी इलाका है, जिसमें कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, इस क्षेत्र को जोन 3 के बी के अंतर्गत रखा गया है। और यहाँ पे खाद्यान्न फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। कारण है यहाँ पे कि सोन नदी का जो है यहाँ पे प्रवाहित होता है इस क्षेत्र से, और जो कि गंगा नदी में आकर मिलती है। यहाँ पे सोन नदी पर रोहतास में बांध बनाया गया जिसे डेहरी ऑनसोन कहते हैं, जिस कारण से यहाँ से सिंचाई नहर प्रणाली का विकसित किया गया है। इस कारण से इस क्षेत्र में सिंचाई बहुत ही प्रमुख तौर से होती है, प्रमुख तौर पर। इस कारण से यहाँ पे खाद्यान्न फसल का उत्पादन सर्वाधिक तौर पर होता है, और खासकर चावल का। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, तो आपको तो ध्यान में रखना ही होगा कि चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है, गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है। तो आपको दोनों में आंसर रोहतास करना है, क्योंकि यहाँ पे सिंचाई नहर प्रणाली बहुत ही शानदार है। इसी को टेबल के माध्यम से समझाया गया है, वही बात जो हम लोगों ने पहले देखा है। जोन 1 के अंतर्गत वही बिहार का उत्तरी पश्चिमी इलाका पड़ता है। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इसको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो औसत वर्षा है 104 से 145 सेंटीमीटर तक होती है। यह जो है खादर मिट्टी की इस क्षेत्र में प्रधानता है। और मुख्य फसल के रूप में देख लेते हैं तो गन्ना, धान, गेहूँ, अरहर, मक्का आदि यहाँ पे उपजाया जाता है। जोन 2 में है जो उत्तरी पूर्वी इलाका है बिहार का, यहाँ पे 120 से 140 सेंटीमीटर सर्वाधिक वर्षा इस क्षेत्र में प्राप्त होती है। इस कारण से यहाँ पे जो वर्षा वाले खाद्यान्न है यहाँ पे उत्पादन किए जाते हैं, जैसे कि जूट हो गया, धान हो गया, चाय हो गया। चाय में जानते हैं सर्वाधिक वर्षा की ज़रूरत पड़ती है। मक्का हो गया। और जोन 3 में रखा गया है प्रमुख रूप से बिहार का जो दक्षिणी क्षेत्र है उसको। तो जोन 3 के अंदर 3A के अंतर्गत भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय का क्षेत्र आता है। और इस क्षेत्र में वर्षा की कमी महसूस होती है। इस कारण से यहाँ पे मोटे अनाज उपजाए जाते हैं जोन 3A में। और जोन 3B में बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा का क्षेत्र आता है। और यहाँ पे सिंचाई नहर प्रणाली के कारण यहाँ पे खाद्यान्न फसल प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है, जिसमें रोहतास में धान और गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है।
यह क्षेत्र बांगर मिट्टी का क्षेत्र है प्रमुख रूप से, जो दक्षिणी इलाका है बिहार का, बांगर मिट्टी का प्रधानता है। और यहाँ पे दाल, गेहूँ, अरहर, चना, मोटे अनाज का भी उत्पादन कर लिया जाता है। और जो रोहतास है, यहाँ पे धान और गेहूँ का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए साथियों, हम लोग वीडियो को यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम लोग बिहार का अपवाद तंत्र को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो हम लोगों ने जिन जिन बातों को आपको बताया है उसको आपको ध्यान में रखना है और वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए साथियों, जय हिंद, जय बिहार।